नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का काम तेज हो गया है, लेकिन इस बार ये प्रचार अब रैलियों और रोड शो के जरिए होना मुश्किल दिख रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के चलते चुनाव आयोग ने इन पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। हालांकि कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे चुनाव आयोग ने कहा है कि इंडोर मीटिंग हो सकती है, अधिकतम 300 लोग ही एक बार इसमें हिस्सा ले पाएंगे। इसके अलावा जिस हॉल में ये मीटिंग हो उसकी क्षमता के आधे लोग ही वहां पर बैठ पाएंगे और इस दौरान भी कोरोना से जुड़े तमाम दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसके बावजूद लगभग सभी राजनीतिक दलों के तमाम छोटे बड़े नेता लगता है चुनाव आयोग को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कोरोना से जुड़े नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। आप खुद देखिए कि कौन मान रहा है चुनाव आयोग की बात। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां से मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र खड़गवंशी ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये पदयात्रा निकाली है। जिस पुलिस को ये पदयात्रा रुकवाकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो विधायक की सुरक्षा में मुस्तैद थी। किसी ने विधायक को यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि चुनाव आयोग उन्हें ऐसी पदयात्रा निकालने की इजाजत नहीं देता है। अमरोहा ही नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में रात के अंधेरे में बीजेपी के मौजूदा विधायक और उम्मीदवार योगेश धाम ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो निकालते नजर आए। यहां भी पुलिस के लोग इसी हुजूम का हिस्सा बने दिखे, यानी कि जो पूरी भीड़ थी उसी भीड़ में पुलिस शामिल रही। ऐसी ही वजह होती है कि चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप गाढ़ा हो जाता है। पुलिस अमरोहा और बागपत में बीजेपी उम्मीदवारों को खुलकर ऐसा प्रचार करने से रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही है। ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। लेकिन जो निष्क्रियता यहां नजर आई आपको, उसके बदले में लखनऊ में पुलिस एकदम सक्रिय हो गई। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर देखिए पुलिस की सक्रियता। लखनऊ में धारा 144 का हवाला देते हुए पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं और नेताओं को जमकर उनके चालान काट रही है। यही नहीं, यहां पर भोंपू लगाकर सपा कार्यकर्ताओं को जमा न होने के निर्देश दिए जा रहे हैं और टिकट के सिलसिले में जमा हुए कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है। कोरोना दिशा निर्देशों के उल्लंघन जैसे कि मास्क न पहनने को लेकर चालान कर रही है पुलिस। बार में 100 रुपए का चालान। 100 रुपए कितने चालान कर चुके हैं सर? अभी 20 कर चुके हैं। 20 रुपए से तो यहाँ पर किसी को खड़े नहीं होने दे रहे हैं, भीड़ नहीं लगाने दे रहे बिना मास्क नहीं, भीड़ नहीं रहेगी। भीड़ भी नहीं रहेगी। आचार संहिता लागू, भीड़ नहीं रहेगी। अच्छा, लागू 144 भी लागू है? जी जी, यानी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं। पिछले हफ्ते स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने सपा मुख्यालय पहुंचे, तो पुलिस ने उनके खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दायर कर दी। उनके अलावा 2500 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी केस दायर किया गया। पुलिस के ऐसे ही दोहरे रवैये से नाराज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने सोमवार को एक ट्वीट करके कहा कि चुनाव आयोग के आदेश पर सपा कार्यालय के बाहर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। और इससे पहले रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर नोएडा में प्रचार के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में प्रशासन ने केस दर्ज कर दिया था।
भूपेश बघेल ने भी इसके बाद चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी? तो मंत्री जो हैं वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। चुनाव आयोग ने अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों पर चुप्पी साधी हुई है। उधर कई नेता खुलकर चुनावी माहौल को सांप्रदायिक बनाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर ऐसे ही नेताओं में से हैं। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपने इलाके में चिकन कारोबारियों को, यानी कि जो मुर्गा मुर्गी बेचते हैं, ऐसे लोगों को भगाया था और अब उन्होंने कहा है कि उनके इलाके में न अली रहेंगे न बाहुबली रहेंगे, सिर्फ बजरंग बली रहेंगे। इस मामले में उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी पर जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। लोनी से बीजेपी के उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर लोनी में गुंडाराज खत्म होने का सेहरा अपने सिर बांधते हैं, लेकिन अपने ही घर पर नौजवानों से मिलते वक्त वो आधा दर्जन हथियारबंद लोगों की सुरक्षा में घिरे नजर आए। लॉनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में देखो नरक बना रखा है, पुलिस वालों किस तरह से कभी चिकन कारोबारियों को धमकी देने का तो कभी अफसरों पर घूस लेने के आरोप लगाने की वजह से वो खासे सुर्खियों में रहे हैं। अब एक बार फिर उनको चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। लोनी में अली, बाहुबली और बजरंग बली के नारे लगाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप पर। लोनी में ना अली ना बाहुबली, यहाँ सिर्फ बजरंग बली चलेंगे। हम बजरंग बली के महाकाल के भक्त हैं, इसलिए यहाँ लोनी में बजरंग बली है, ना कोई अली है ना कोई बाहुबली है। उन लोगों ने लोनी को नरक बना दिया था। लोनी की जनता को पता है यहाँ क्या हालात थे लोनी की। क्राइम कैपिटल के रूप में किनके कारण जाना गया। समाजवादी पार्टी एक तरफ तो बात करती है कि हमने अपराध मुक्त जो है उत्तर प्रदेश को करेंगे, कानून व्यवस्था नहीं है, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। जिस तरह से बाहुबलियों की शरण में समाजवादी पार्टी गई है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। लोनी का जो सियासी समीकरण है दोस्तों, उसमें तकरीबन 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद में 80 से 90 हज़ार गुजर मतदाता हैं और उसके बाद में 70 से 80 हज़ार दलित मतदाता हैं। तो जब तक जातियों में विभाजित मतदाताओं को वो कट्टर हिंदू नहीं बनाएंगे, हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं कराएंगे, तब तक उनकी सियासी नैया पार लगना मुश्किल है। नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ सपा रालोद गठबंधन के मदन भैया मैदान में हैं। 4 बार के विधायक मदन भैया को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेशेवर हिस्ट्री सीटर बताया है, लेकिन मदन भैया कहते हैं उनकी कोशिश लोनी की गुंडागर्दी और हिंदू मुसलमान के बीच दिलों की दूरियां खत्म करने की रहेगी। हम बजरंग बली के परम भक्तों में हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो लोनी में हाहाकार मचा हुआ है, जो सांप्रदायिक पिछले 5 सालों में सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, हमें पुनः उस माहौल को ख़त्म कर पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। सियासत से इतर अब हम आपको लोनी की समस्याओं की ओर लेकर चलते हैं। ये सड़क टीला शहबाजपुर गांव की ओर जाती है। पूरी सड़क टूटी पड़ी है, लेकिन चुनाव की घोषणा से महज चंद घंटा पहले सड़क बनाने का शिलापट लग गया। काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। बोर्ड तो ऐसा लगा दिया जैसे कि मतलब कि हाईवे लिकट का बढ़िया प्लान हो रास्ता। बोर्ड लगा दिया गड्ढे ऐसे, अगर मोटरसाइकिल ले जाए मोटरसाइकिल बहती बहती चली जाएगी। और काम शुरू हुआ कि नहीं? अजी काम तो मुद्दत बीत की, काम शुरू ही ना हुआ है। चलो कम से कम सड़क नहीं बनी, बोर्ड तो लग गया है। बोर्ड से क्या होया, बोर्ड अपने घर लगवा लो तो घर बन जाएगा किसी को।
लोनी में दोनों ही प्रत्याशियों के घरों पर हथियारबंद दस्ते तो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि लोनी में अपराध कितना बड़ा मुद्दा है। जगत सिंह 3 बार के पार्षद हैं। बीते दिनों इनको 6 गोलियां मारी गईं। अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। अब कोई कह रहा है रंगदारी के लिए, तो कोई कह रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की वजह से गोली मारी गई। पहले चरम सीमा पे यहाँ आज गया है। अभी भी चरम सीमा पर है? नहीं, कमी क्या रह रही है बताओ। क्यों? यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि नहीं खत्म हो गई गुंडागर्दी। वो हमसे बात कर रहा सामने। फिर दादी की हत्या हुई थी जी 30 जनवरी को। अच्छा, तो उसमें कोई पकड़ा गया? कुछ पकड़े गए हैं। वो तो टीम बहुत बड़ी है जी उनकी, उनका सर्किल बहुत बड़ा है। 150 मुकदमे हैं उनके। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो उनका पूरा सपोर्ट करता है। उसने आज तक मेरी सुरक्षा नहीं होने दी। लाइसेंस का जो मैंने अप्लाई कर रखा है वो नहीं बनने दिया। अच्छा। और डेली कभी किसी के माध्यम से कभी किसी के माध्यम से मुझे धमकी मिलती है जान से मारने की। तो कहाँ है भाजपा में? कहाँ जो आप ये कहता है, जो जनप्रतिनिधि कहता है कि समाजवादी सरकार में गुंडे ही होती थी, इस तो भाजपा सरकार है, वही तो खुद गुंडों को साथ देता है। लेकिन हकीकत यह है कि धूल से सनी और अपराध से रंगी लोनी की सियासत एक बार फिर नफरत से बजबजाती दिख रही है। लोनी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो लोनी में ये नफरती सियासत सामने आ रही है, फल फूल रही है। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग इस तरह के मामलों का संज्ञान ले रहा है, इस पे कार्रवाई होगी, क्या ये चीजें रुकेंगी या बस ये सब यूं ही चलता रहेगा? चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के हाथों में सारी ताकतें आ जाती हैं। इसके बावजूद निर्वाचन आयोग पर कई बार आरोप लगते रहे हैं कि वो सत्तारूढ़ दलों की गड़बड़ियों को लेकर नरम रहता है। तो चुनाव आयोग की आदर्श भूमिका क्या होनी चाहिए? हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका कुरैशी साहब हमें वक्त देने के लिए। आपने ये अब तक की रिपोर्ट में देखा, कई बातें हैं, बागपत की तस्वीरें हैं, अमरोहा की तस्वीरें हैं, बीजेपी के विधायक कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, रात के अंधेरे में जिस तरह की भीड़ निकल रही है। पुलिस वालों को उनको रोकना चाहिए लेकिन पुलिस वाले उनको सुरक्षा दे रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आगे काफी सक्रिय दिखाई दे रही है पुलिस फोर्स। तो अब ये सब देखते हुए क्या कहा जाए? चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, पर ये कहा जाए अगर तो क्या गलत होगा कि जो पक्षपात भरा रवैया नजर आता है चुनाव आयोग का और इस तरह की गड़बड़ियां जो है और सत्तारूढ़ दलों की गड़बड़ियों को थोड़ा हल्के में लिया जाता है। देखिए, आपकी जो रिपोर्ट मैंने देखी है उसमें 2 चीजें निकल के आती हैं। एक तो मेनली पक्षपात कि वे पुलिस इन्फोर्समेंट करने में पक्षपात करती है, जहां चाहती है वहां स्ट्रिक्ट हो जाती है, जहां चाहती है वहां बिल्कुल लैक्स होती है, कोई परवाही नहीं करती। तो इसमें इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से 2 बातें मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा। एक तो देखा यह गया है कि स्टेट पुलिस पे पॉलिटिकल पार्टीज को, पर्टिकुलरली ऑपोजिशन पार्टीज को विश्वास नहीं होता। यही वजह है कि जब इलेक्शन कमीशन जाती है स्टेट के इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करने, तो सभी पार्टियां ये डिमांड करती हैं कि आप पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली से लेके आइए, बाहर से लेके आइए। यानी स्टेट पुलिस पे उनको भरोसा नहीं होता। इसकी एक लिमिट तो ये हुई, मुझे याद है कि अक्टूबर 2010 में जब हम बिहार का इलेक्शन कर रहे थे तो बिहार के मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार जी ने कहा कि चाहे 10 फेज में इलेक्शन हो लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स आप लेके आइए। हैरानी की बात उसमें यह थी कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं। ये तो बहुत ही एक अजीब सी बात थी, लेकिन ये रियलिटी है। यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स पे हमारी जो डिपेंडेंस है, जो बहुत अच्छी चीज नहीं है, उसी की वजह से मल्टीपल फेजेस में इलेक्शन होते हैं, 6-6, 7-7 फेज में, क्योंकि उस फोर्स की जो उपलब्धि है वो बहुत कम है। जितनी अवेलेबल हो जाती है कंपनीज, उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हीं को सर्कुलेट करते हैं, एक फर्स्ट से दूसरे से तीसरे में, उसमें बहुत सारे फेज हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज कि स्टेट पुलिस की जो रेपुटेशन इतनी खराब हो जाती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको ट्रस्ट नहीं करती। तो इस पे गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और पुलिस को खुद सोचना चाहिए कि ऐसी रेपुटेशन क्यों। तो अभी दूसरी इसमें रूलिंग पार्टी, क्योंकि वे आफ्टर ऑल जहां इन्फोर्समेंट करना चाह रहे हैं वो कर भी देते हैं।
तो रूलिंग पार्टी जो है गवर्नमेंट, चाहे हर जगह, सेंटर में, स्टेट में, हर स्टेट में, वो उस पुलिस को इंडिपेंडेंट काम करने क्यों नहीं देती? वो जो आहिस्ता आहिस्ता इसको कुतर रहे हैं और इस इंस्टीट्यूशन को कमजोर कर रहे हैं, ये भी गंभीरता की बात है। इसमें बस एक बात कह के मैं खत्म करूंगा कि इस सिलसिले में ये देखा गया कि जैसे अगर इस वक्त इलेक्शन कमीशन का राज है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो डीजीपी को कह के, पुलिस को कह के जितनी चाहे सख्ती करा सकती है, लेकिन होता क्या है कि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करके निकल जाएगी तो उन अफसरों के साथ सरकार बड़ी सख्ती करेगी और उनको सजाएं देगी कि तुमने इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे हमारे साथ ये ज्यादती की, अब भुगतो। उसके लिए इलेक्शन कमीशन महीनों नहीं, सालों साल से ये कह रही है कि इलेक्शन के 6 महीने बाद तक इन अफसरों का ट्रांसफर और इनका डिसिप्लिन के जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास रहनी चाहिए, ताकि उनके साथ कोई बदले की भावना से कार्रवाई ना हो। तो ये इतने साल पुराना रिफॉर्म, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो अफसर हैं, अगर दिशा निर्देश रहते हैं इलेक्शन कमीशन के, उसको लागू करने में चाहे वो पुलिस हो राज्य की, चाहे वो अफसर हो, वो डरते भी हैं क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो अफसर हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब उत्तर प्रदेश के जो मामला आपको दिख रहा है, उसमें साफ तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं कि बीजेपी के नेता जब पदयात्रा कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी पार्टियों के दफ्तरों के सामने कार्रवाई हो रही है, चालान कट रहे हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई करने की स्थिति में है? बिल्कुल है और उसको करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस तो डरती है, दबाव में रहती है, पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो नहीं ऐसा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सख्ती से इन्फोर्स कराने के लिए कदम उठा सकती है और उठाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी जैसे आपने दिखाया, किसी को नोटिस भी दिया उन्होंने उल्लंघन का, तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन में मजबूत पाई जाएगी। जी, और अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करती है तो जो पक्षपात का आरोप लगता है, ये कहा जाता है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ नर्म है, ये आरोप लगाना गलत नहीं होगा अगर कार्रवाई इन मामलों पे जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बावजूद भी अगर ना हो तो? देखिए, अच्छा बुरा काम जो भी कोई इंस्टीट्यूशन या कोई अथॉरिटी करती है, सबको दिखाई देता है जी। अच्छा करेंगे तो वाहवाह होगी, बुरा करेंगे या कमजोरी दिखाएंगे तो सब उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। तो ये कॉन्शियसनेस तो हर इंस्टीट्यूशन को होनी चाहिए कि अपनी इमेज का ख्याल, उन्हीं के हाथ में अपनी इमेज है उनकी, उनको उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। सही कहा आपने कि अच्छा करेंगी तो वाह वाह होगी, और अच्छा नहीं करेंगे, अगर पक्षपात करेंगे तो लोगों को साफ नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। चुनाव आते ही आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों पर पुलिस प्रशासन की सख्ती बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में पुलिस ऐसे आपराधिक तत्वों को चेतावनी देती है कि वो चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी फैलाने से बाज आएं, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में पुलिस ने इसके लिए ऑपरेशन रेड कार्ड शुरू कर दिया है। सभी गैंगस्टरों, हिस्ट्री शीटरों को चेतावनी देने के लिए घरों के बाहर एक रेड कार्ड चिपकाए जा रहे हैं। लाल रंग का ये कागज चिपकाया जा रहा है, रेड कार्ड कहा जा रहा है इसे। गौतम बुद्ध नगर में ऐसे 100 से ज्यादा अपराधियों की पहचान कर उनके घरों पर ये रेड कार्ड लगाए जा रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे हुए सुरक्षा बलों के जवान ऐसे घरों के बाहर फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि वो किसी के दबाव में आकर अपना वोट न डालें। ऐसे लोग जो हमारे यहाँ हिस्ट्री सीटर रहे हैं, एक्टिव क्रिमिनल्स रहे हैं, पहले उनके द्वारा चुनाव में गड़बड़ी फैलाई गई है या उनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड है, अनसोशल एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में कुछ हमारे पास इनपुट्स भी है, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने पूरे नोएडा के कमिश्नरेट में थानेवार आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्टिंग करके और उनको हम ये रेड कार्ड दे रहे हैं। अगर उनको हैंड ओवर नहीं करते हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनके घर पे चस्पा करके आते हैं। क्लियर है कि किसी भी कंडीशन में हम लोग इस इलेक्शन प्रोसेस में, इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में, पहले ऑन द डे ऑफ इलेक्शन एंड आफ्टर दैट, कोई भी अगर कहीं से भी सोच भी लिया तो उसके खिलाफ बहुत ही जबरदस्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होने हैं, उधर पंजाब में एक ही दौर में चुनाव होना है।
लेकिन मतदान की तारीख अब निर्वाचन आयोग ने बदल दी है। पहले मतदान 14 फरवरी को होना था, लेकिन अब वो 20 फरवरी को कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 16 फरवरी को रविदास जयंती है और इसके चलते ही ये हुआ है। दरअसल पंजाब में करीब 32% दलित आबादी है, जिसमें भारी संख्या में संत रविदास के अनुयायी भी हैं। रविदास समुदाय के लोगों की ये मांग थी कि मतदान की तारीख आगे बढ़ाई जाए। इस सिलसिले में जालंधर में रविदास समुदाय के लोगों ने हाईवे जाम भी किया और जालंधर के डिविजनल कमिश्नर को एक ज्ञापन भी सौंपा। उनकी दलील रही कि 16 फरवरी को रविदास जयंती के लिए उनके लाखों श्रद्धालु कई दिन पहले सेवा कार्यों के लिए बनारस चले जाएंगे, जहां देश भर से आए संगत के प्रबंधन को देखने की जिम्मेदारी उन पर होती है। ऐसे में वो 14 फरवरी को वोट नहीं डाल पाएंगे। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल और आप समेत सभी दलों ने उनकी मांग का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मतदान आगे बढ़ाने की मांग की थी। सभी राजनीतिक दलों की मांग पर विचार करते हुए चुनाव आयोग ने पंजाब में मतदान की तारीख को अब 20 फरवरी कर दिया है। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ कि इलैक्शन कमीशन ने साडी वो बेनती प्रवान की है। इसलिए मैं इलैक्शन कमीशन का हार्दिक अपने वालों बतौर मुख्यमंत्री सरकार वालों ते पंजाब के लोगों वालों धन्यवाद करना चाहता है। और पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी को पूरा विश्वास है कि वो सरकार बनाने में कामयाब होगी। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो जनता के से किए अपने तमाम वादों पर अमल करेगी। और इसी बीच अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने इसका फैसला भी पंजाब की जनता पर छोड़ दिया है। ये अलग बात है कि केजरीवाल अलग अलग मौकों पर संकेत देते रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भगवंत मान उनकी पसंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवंत मान खुद चाहते हैं कि पंजाब की जनता इस बात का फैसला करे। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने 17 जनवरी की शाम 5 बजे तक लोगों से उनकी राय मांगी थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसके तहत 21,59,000 लोगों ने अपनी राय अलग अलग माध्यमों के जरिए दर्ज कराई है और मंगलवार को अरविंद केजरीवाल मोहाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। तो इंतजार होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से। वैसे ये पहली दफा ही है जब जनता चुन रही है कि कैंडिडेट कौन होगा मुख्यमंत्री का पद का।